तो आज हम रिवीजन कर लेते हैं इसकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। ठीक है, आप अपने इसको असाइनमेंट में ही या जो आपके पास ये है इनमें देखते रहना। बाकी फिर एनसीईआरटी मेरे ख्याल से रीडिंग नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में ऐसा है कि ऑलमोस्ट ना सब चीजें एनसीईआरटी की यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है बस ये पढ़ने में। ठीक है, आपके फोन में ये और ज्यादा छोटा दिख रहा होगा, बट ऑब्वियसली बात है कि आप सभी के पास हार्ड कॉपी है इसकी, तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के आ रहा हूँ, मतलब रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ तो ये बहुत ही बेसिक बातें बताता है हमारे पास, ये हेल्थ की डेफिनेशन बता रहे हैं, तो आप पढ़ लेंगे कि इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग वाली कंडीशन। ठीक है, और कहता है कि ह्यूमन हेल्थ को जो चीजें अफेक्ट करती हैं वो क्या है, वो 3 चीजें हमारे पास वो है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है ना, इन्फेक्शन और लाइफस्टाइल। ठीक है ना, और इसमें जो सबसे बड़ी है जो बेसिकली अडल्ट को मैं बोलूंगा जो अफेक्ट कर रही है वो कौन सी है, वो है लाइफस्टाइल। कौन सी डिसऑर्डर? लाइफस्टाइल डिजीज क्या कर रही है, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ठीक है, सबको, पर हम यहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पढ़ेंगे ज्यादा इसके बारे में, इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, इसके बारे में, इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो कहते हैं डिजीज जो होती है हमारे पास ये 2 टाइप की हो जाती है। एक होती है हमारे पास कौन सी, इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वो होती है जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैलती है। ये इसका मतलब ये बैक्टीरियल भी हो सकती है, ये वायरल भी हो सकती है, ये फंगल भी हो सकती है, ये कैसी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूंगा HIV एड्स या कोरोना, ये दोनों कैसी हैं, ये वायरल डिजीज है। मैं बात करूंगा मान लो किसकी, रिंग वॉर्म की, तो रिंग वॉर्म कैसी डिजीज है, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, हमारे पास दाद, वो क्या फंगल डिजीज है। या मैं बात करूंगा निमोनिया, तो निमोनिया कैसी डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, तो कैसी भी हो सकती है। जबकि जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर नहीं होती है। जैसे कैंसर, डायबिटीज, ये ऐसा नहीं होगा कि किसी को कैंसर है आपको छोड़िए आपको कैंसर हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये डायबिटीज ऐसे शिफ्ट नहीं होती। ये जेनेटिक है, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। ये अब डायबिटीज के भी एक्चुअली ना जो वो है जेनेटिक कॉजेज हैं वो भी अब सामने आने लगे हैं धीरे धीरे। चलो ठीक है, तो कहते हैं कि पैथोजन हमारे पास वो होते हैं जो किसी भी एक डिजीज को कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन, हेलमिंथ कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है जी, चलें आगे आते हैं। कहता है कि यहाँ पर हमने क्या करा है, अच्छा यहाँ पे कुछ पैथोजन के बारे में बता रखा है, तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे बता रखी है, पॉइंट नंबर 3, जो आपको थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए। जो बात क्या है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे बोल रहा है कि पैथोजन हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। वो अपने आप को ढाल लेते हैं जब वो एनवायरमेंट, जब वो किसी होस्ट के अंदर रहते हैं, उस एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को डाल लेते हैं। जैसे कि हमारे स्टमक में जो एसिड है वो एसिडिक पीएच है, मतलब ठीक है, पर उसके अंदर भी एक बैक्टीरिया जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पायरोलिस का नाम है, एनसाइड में लिखा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या था ना कि 2006 से पहले तो यही माना जाता था कि जो अल्सर है ना, अल्सर, ठीक है, जिसको हम आगे चल के स्टमक कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अल्सर है, ठीक है, ये बेसिकली इसको भी ये बैक्टीरिया से नहीं होता। इसका कारण कुछ और है, जो जेनेटिक हो सकता है या लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, खाने पीने की खराब चीजों की वजह से हो सकता है। पर 2 साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि नहीं भाई, अल्सर भी क्या होता है, अल्सर भी एक डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले बोला जाता है कि पेट में कोई बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि एसिडिक पीएच है। पर 2 साइंटिस्ट ने प्रूव करा 2006 में कि भाई ऐसा हो सकता है, जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर एसिटी, सॉरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है ना, ये स्टमक के पाइलोरस रीजन में रहता है और वहां पर ये अल्सर क्रिएट करता है। इसलिए इनको 2008 में फिर नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात बताते हैं कि पैथोजन हम तक आता कैसे है, तो कहते हैं पैथोजन को आने के लिए कोई ना कोई वेक्टर चाहिए होता है या मोड चाहिए होता है। ठीक है, ये वेक्टर या मोड लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा टाइफॉइड की, तो साल्मोनेला टाइफीमेरियम हमारे हम तक कौन लेकर आता है, गंदा पानी और गंदा खाना हम तक लेकर आता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास इन्फेक्शन डिजीज के कुछ बता रखे हैं, एग्जांपल दे रखे हैं, इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाले अभी हम आगे चलेंगे तो धीरे धीरे सब चीजें कवर होती चली जाएंगी। ठीक है, चले आगे आते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करेंगे इसकी हम टाइफॉइड की। टाइफॉइड में आपको नाम तो पता ही है, साल्मोनेला टाइफीमेरियम मिल रहा है नाम। ठीक है, या मार्क करते रहें। ठीक है ना, जितना मार्क करवाऊंगा सिर्फ अपने एग्जाम में उतना ही पढ़ के जाना है। ठीक है, कहते हैं साल्मोनेला टाइफीमेरियम हमारी बॉडी में एंटर कैसे करता है, कहते हैं एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। ठीक है,
ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है किसके थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है ना, मतलब कि जिस पानी के अंदर या जिस खाने के अंदर ये साल्मोनेला पड़ा होगा। बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में। ठीक है, ये बॉडी में एंटर करता है, इंटेस्टाइन में आता है और वहां से फिर ये बॉडी के अदर 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 ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, किया जी बात। ठीक है, अब आता है क्या इसकी बात, इसकी बात आती है सिम्टम की, इसकी बात आती है सिम्टम। तो बेटा सिम्टम क्या है इसका, इसका सिम्टम ये दे रखा हमारे पास, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। ठीक है, और ये डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका मेजर सिम्टम, मेजर सिम्टम। ठीक है, और सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर। ठीक है, मतलब 103 104 बुखार के आसपास, फिर वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब चीजें। ठीक है, फिर आता है हमारे पास विडाल टेस्ट। ठीक है ना, किसको पता कैसे लगाएंगे, तो उसका पता लगाएंगे विडाल टेस्ट के थ्रू। फिर यहाँ पर एक स्पेशल केस भी आता है, ठीक है, जो है मेडिसिन मैरी मेलन का। यहाँ पर ये वाली बात बताई गई थी एनसीईआरटी में, मैंने आपको पढ़ाई दी है 2 बारी पहले भी, कि मैरी मेलन एक कुक थी जिनका, ठीक है ना, जिनको क्या था, जिनको टाइफाइड हो गया। ठीक है, और ये उसकी कैरियर थी, तो उन्होंने क्या करा, बहुत सारे लोगों को जो भी खाना खिलाया उसमें टाइफाइड का बैक्टीरिया डाल के दिया कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट की तरह। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये इनका बनाया हुआ केक या खाना खाया, उन सबको टाइफाइड होता चला गया। तो इसलिए इनको हम टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं, टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बस देखो आपने इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना है किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में। ठीक, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, आगे आते हैं निमोनिया पे। तो कहते हैं निमोनिया किससे होता है, निमोनिया होता है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से, ये दोनों नाम आपने यहाँ पे ध्यान रखने हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं किस बॉडी के पार्ट को इन्फेक्ट करता है, तो कहते हैं इन्फेक्ट करता है हमारे एल्वेओलाइज ऑफ द लंग, ये बात नंबर 2 हो गई। ठीक है, और जब ये अफेक्ट करता है, तो अफेक्ट करने के बाद जो एल्वेओलाइज होती है उनके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, क्या हो जाता है, ये फ्लूइड फिल कर देता है। समझ रहे हो ये बात को, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, पक्का फ्लूइड भर देता है उसके अंदर ये, और फ्लूइड भरने से जो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी होती है, मतलब एयर एक्सचेंज करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, वो भैया बहुत कम हो जाती है। ठीक है, ये हो गई बात नंबर 2। कहता है जो निमोनिया है ये स्प्रेड कैसे करता है, तो कहते हैं निमोनिया स्प्रेड करता है जब आप, एक्चुअली क्या है, जो देखो किसने छींका, ठीक है, तो उसकी छींक में जो एयरोसोल पानी भर के बाहर निकला, उसके अंदर ये पैथोजन प्रेजेंट था, और ये किसी दूसरे ने इनहेल कर लिया तो उसको हो जाएगा। ठीक है, तो सुन लेना, ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स किससे, जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने छींके हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर जिसको निमोनिया हो रखा है उसने चश्मे लगा रखे हैं, उसने जो ग्लासेस लगा रखे हैं, वो ग्लासेस अगर आपने पहने, या उसके बर्तन आपने बर्तनों में खाना खाया है, ठीक है, तो भी बेटा क्या हो सकता है, तो भी ये हो सकता है, पक्का। चले आगे आते हैं किस पे, हम सिम्टम्स पे, किस पे आते हैं, सिम्टम्स पे। तो सिम्टम्स में यहाँ पर हमारे पास फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, इंक्रीज पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट्स, ये सब चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, पर इसका जो मेन सिम्टम है, बात नंबर 4 जो सबसे ज्यादा मेन है यहाँ पर, वो है इस केस में जो नेल्स हैं और जो फिंगर्स हैं, ठीक है ना, नेल्स जो है और जो लिप्स हैं, फिंगर्स नहीं लिप्स जो हैं, ठीक है ना, ये बेटा ब्लूइश हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहती है ब्लड में, और जब ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड अपीयर्स ब्लू, पक्का। अरे हाँ या ना, ठीक है, तो ये हो गई बात नंबर, बीमारी नंबर 2। बताओ भाई, बैक्टीरियल डिजीज 2 पढ़ी, टाइफाइड और निमोनिया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, चैतन्य क्लियर है वाली बात। यस सर। चलो आगे आते हैं किस पे, हम वायरल डिजीज पे, किस पे आते हैं, वायरल डिजीज पे। तो कौन सी वायरल डिजीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमारे पास वायरल डिजीज आ रही है, पहले आ रही है कॉमन कोल्ड, क्या आ रही है, कॉमन कोल्ड। कहते हैं कॉमन कोल्ड कॉजिंग ऑर्गेनिज्म राइनो वायरस, इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, दूसरी और जो जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि ये जो वायरस है ना, राइनो वायरस, ये हमारी नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, पर ये कभी भी लंग्स तक नहीं पहुंचता, कभी भी कहां तक नहीं पहुंचता, ये लंग्स तक नहीं पहुंचता। और यही डिफरेंस इसको, मतलब ये चीज को डिफरेंट बनाती है किससे, निमोनिया से। ठीक है, निमोनिया और
कॉमन कोल्ड में ऑलमोस्ट सब चीज सेम ही हो रही होती है, ठीक है, बट लंग्स अफेक्ट नहीं होते किस केस में, कॉमन कोल्ड के केस में। सही है जी, अरे हाँ या ना, ठीक है, बढ़ जाए, ठीक है, चलो आगे आते हैं, ठीक है। कहता है कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है ना, नेजल कंजेशन, ठीक है ना, डिस्चार्ज, ठीक है ना, गले में खिच 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 खिच, गले में खिच खिच ना सुनो, सोर थ्रोट पढ़ो, क्योंकि अब आपने, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स को एग्जाम में लिखना है तो मैं आपको एक्जैक्टली उन वर्ड्स का यूज करता हूँ, ठीक है ना, सोर थ्रोट, होर्सनेस, ठीक है ना, कफ, हेडेक, ठीक है, ये सब चीजें हैं, और ये 3 से 7 दिन तक ये रहता है, ठीक है, ये हो गई बात नंबर 2, ठीक है। फिर आ जाओ इस पे, कहता है जो इन्फेक्शन है, ठीक है, ये कैसे फैलता है, तो ये फैलता है अगेन एरोसोल से ही है, इन्फेक्टेड पर्सन अगर स्नीक्स करता है, कफ करता है, तो उससे ये ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। या अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने कई बार छींक रखा है किसी जगह पे, आपने उस जगह पे छू दिया, छूने के बाद आपने अपनी हाथ नाक पे लगा लिया, तो उससे भी हो सकता है सही। और कोविड के केस में आपने देखा था कि बिना हैंड सैनिटाइज कर अगर आप यूज करते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया, मम्स, मिजल, ये सब भी क्या है, वायरल डिजीज के एग्जाम्पल है, पर ये हमने यहाँ पर नहीं पढ़ने क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, इसलिए हम इनको पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। एक और वायरल डिजीज को हम बाद में पढ़ेंगे, जो है हमारे पास कौन सा, HIV, क्या है जो HIV, पर हम उसको हम इम्यूनिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, इस पे प्रोटोजोन पे, इस पे आ जाओ, प्रोटोजोन डिजीज पे, ठीक है। तो प्रोटोजोन डिजीज हमने यहाँ पर एक ही पढ़नी है, जो है कौन सी हमारे पास, मलेरिया, कौन सी है जी, मलेरिया, और मलेरिया का प्लास जो है पैथोजन वो कौन है, वो है प्लाज्मोडियम, कौन है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और इसका जो कैरियर है वो कौन है, इसका कैरियर, इसका कैरियर है फीमेल एनोफिलिस, कौन है, फीमेल एनोफिलिस। क्या फीमेल एनोफिलिस का प्राइमरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट है, बताओ भाई, प्राइमरी है सेकेंडरी है, प्राइमरी। क्यों है प्राइमरी, क्यों है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसकी इसमें क्या होती है, गैमीट्स फॉर्म होते हैं, नहीं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, गैमेट फॉर्म तो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ठीक है। ये वाली बात देखो मैं आपको समझा भी देता हूँ। कहते हैं फीमेल एनोफिलिस आई, फीमेल एनोफिलिस ने काटा, काटने के बाद जो उसके स्पोरोजोइट्स हैं, क्या है, देखो कुछ वर्ड्स आपको याद होने चाहिए पक्का पक्का, ठीक है ना। स्पोरोजोइट पहला शब्द है जो आपको पता होना चाहिए। स्पोरोजोइट से करते हैं, स्पोरोजोइट्स लीवर में पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, लीवर में पहुंचते हैं, और वहां जाके क्या करते हैं, रुकते हैं, ठीक है। लीवर में के जो सेल्स है वो कहता हूँ क्या मैं, हिपैटिक सेल्स, क्या कहता हूँ उनको मैं, हिपैटिक सेल्स या लीवर सेल्स, देखो यहाँ पे लीवर सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। वहां पर ये रिप्रोड्यूस करता है, क्या करता है ये, रिप्रोड्यूस करता है, पर कैसे, ए सेक्सुअली, कैसे डिवाइड करता है, ए सेक्सुअली, मतलब कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से डिवीजन होगी, 16 से 32, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और एक नंबर जब इनका सफिशिएंट नंबर है बन जाएंगे, उसके बाद ही हिपैटिक सेल से निकल के कहाँ भागेंगे, आरबीसी में, कहाँ भागेंगे बोलो, आरबीसी में एंट्री करेंगे, कहाँ पर एंट्री करेंगे, आरबीसी में। तो आप उसमें देखो, अपने नोट्स में देखो, ठीक से लिखा हुआ है, कहता है लिवर सेल्स बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, तो ब्लड में कहाँ पहुंचेंगे, कहता है ब्लड में पहुंचेंगे आरबीसी के अंदर, वहां पर जाके अगेन ये रिप्रोड्यूस करेंगे ए सेक्सुअली, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है, बोलो यार, कहाँ पर, आरबीसी में, कहाँ पर हो रही है, आरबीसी में, ठीक है। जिस वजह से जब ये आरबीसी के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद हमको सिम्टम्स नजर आने शुरू होते हैं, ठीक है ना, कॉजिंग साइकिल्स आती है हमारी बॉडी में, किसकी, फीवर की, और अदर सिम्टम जैसे कि चिल्स वगैरह, ठीक है ना। चिल्स कब आते हैं, चिल्स खास तौर पे तब आते हैं जब ये किसी आरबीसी को बस्ट करते हैं, क्या करते हैं, किसी आरबीसी को ये ऐसे करके बस्ट कर देते हैं, और इसमें से फिर ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये क्या कर जाते हैं, ये बोलो यार, ठीक है, रिलीज करते हैं। कहता है जब रिलीज होते हैं तो इनके साथ साथ एक केमिकल और भी रिलीज होता है, इसका नाम होता है हीमोजोइन, क्या नाम होता है इसका, बोलो, हीमोजोइन। तो कहता है एक केमिकल और भी, इसका नाम है हीमोजोइन, वो हीमोजोइन भी रिलीज होता है, और हीमोजोइन के रिलीज होने की वजह से हमें चिल्स महसूस होते हैं, क्या महसूस होती है, चिल्स, पक्का। देखो यहाँ पे लिखा भी है लास्ट पॉइंट, कहता है रप्चर ऑफ आरबीसी रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन व्हिच कॉजेस चिल्स एंड हाई फीवर्स रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, हर 3 से 4 दिन में ऐसा हो रहा होता है, पक्का। ओके आगे आते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, कहता है जब ये आरबीसी के अंदर है, कहाँ पर, जब ये आरबीसी के
अंदर प्रेजेंट है ना, तो इनके अंदर गैमिट बनने शुरू हो जाते हैं। क्या बनने शुरू हो जाते हैं? गैमिट फॉर्मेशन होती है। देखो गैमिट फ्यूजन नहीं हो रही है, गैमिट फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी। तो इधर गैमिट फॉर्मेशन होगी और ये डिफरेंशिएट कर जाएंगे इसमें मेल और फीमेल गैमिट, इसमें डिफरेंशिएट कर जाएंगे मेल और बोलो फीमेल गैमिट। ठीक है। देखो यहाँ पे हो भी रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर बन गया मेल गैमिट, यहाँ पर बन गया ये फीमेल गैमिट, पर अभी तक ये कहाँ पर है? ह्यूमन के अंदर है, और ह्यूमन के अंदर इन्होंने अभी भी कैसे डिवाइड करा है? ए सेक्सुअली ही डिवाइड करा है। पक्का? अरे बोलो, समझ आ रही है बात? चलो आगे आ जाओ। ठीक है। कहता है बस अब ह्यूमन का काम खत्म हो गया, अब अगेन मच्छर आएगा, मच्छर आके फिर से ब्लड लेगा। तो कहते हैं ब्लड लेगा तो जो गैमिट्स हैं, क्या है ये जो गैमिट्स बने हैं, ये गैमिट्स पहुंच जाएंगे कहाँ पर? अगेन मॉस्किटो में। कहाँ पहुंच जाएंगे? मॉस्किटो में। पक्का? और कहते हैं मॉस्किटो में पहुंचने के बाद ये जो गैमिट्स बने थे ये क्या होंगे? ये फर्टिलाइज करेंगे। क्या करेंगे? गैमिट बोलो फर्टिलाइजेशन होगी। क्या होगी? अगेन फर्टिलाइजेशन। कहाँ पर? मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, मॉस्किटो की स्टमक में। कहाँ पर? मॉस्किटो के स्टमक में, पेट के अंदर। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होगी तो बनेगा क्या? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। पक्का? देख रहे हो ये मॉस्किटो होस्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है। उसके बाद ये जाइगोट बन गया। ठीक है। जाइगोट फिर अगेन डिवाइड करेगा और बनाएगा स्पोरोजोइट्स। क्या बनाएगा? स्पोरोजोइट्स। और ये स्पोरोजोइट्स उसके स्टमक में से निकल के पहुंच जाएंगे कहाँ पर? उसके सलाइवरी ग्लैंड में। कहाँ पहुंच जाएंगे? बोलो यार, उसके मुंह के अंदर। कहाँ पर? उसके सलाइवरी ग्लैंड में। नजर आ रहा है आप लोगों को? आया ना? देखो ये लिखा हुआ, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंच गए हैं ये इसके स्पोरोजोइट्स। और जब ये फिर से इंसानों को काटेगा तो फिर से वो स्पोरोजोइट्स रिलीज कर दिए जाएंगे। पक्का जी? समझ आ रही है मेरी बात? क्या बोला है मैंने? आया ना? ठीक है। तो इस डायग्राम को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में से पूरा पूरा पेपर पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर हाँ बोलो। सर हर बार ये मस्कीटो फीमेल एनाफिलिस ही होगा? कोई और भी हो सकता है, तो फिर उसमें भी यही होगा? उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके ब्लड के अंदर इसके गैमेट्स पड़े हुए हैं प्लाज्मोडियम के, ठीक है, और अगर आपको कोई और मच्छर आपका ब्लड मिल देता है तो उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद ये गैमेट्स मर जाएंगे और उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्लाज्मोडियम सिर्फ दो ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, एक फीमेल एनोफिलिस और एक ह्यूमंस। पक्का? ओके सर। मॉस्किटो को इफेक्ट नहीं करता बिल्कुल भी, वो क्या है, मॉस्किटो को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता है। नहीं, मॉस्किटो को इफेक्ट नहीं करता ये। ठीक है। चलो आ जाओ भाई। प्लाज्मोडियम की 3 फॉर्म्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया और फैल्सीपैरम। इसमें जो डेडली फॉर्म है, क्या है जो डेडली फॉर्म है वो कौन सी है? वो है फैल्सीपैरम। कौन सी है? फैल्सीपैरम, क्योंकि ये करवा देती है हेमरेज। क्या करवाती है ये? हेमरेज करवाती है, दैट इज इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखी हुई है सारी बातें ये। यहाँ तो पूरी लाइफ साइकिल दे रखी है, तो उसको मार्क कर लो या इसको पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हो जाएगा? अरे कर दोगे नहीं करोगे? कर देना। ठीक है। यहाँ पर एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में भी रखा है। ठीक है। तो आप मार्क कर लो, एक नाम याद कर लो बस, क्यूनिन। क्या नाम कर लो? क्यूनिन। ठीक है। ये पेपर अगर आपका केस स्टडी में पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चन, तो आपसे क्यूनिन के बारे में शायद पूछ ले। जैसे एनसीईआरटी के बाहर वो कभी जाता नहीं है। ठीक है। और एनसीईआरटी के बाहर वो कभी इसलिए नहीं जाता ना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ठीक है ना? और वो क्या कारण क्या है? ये कभी वो एनसीईआरटी के बाहर से कभी भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा। उसका कारण ये है, आप देखो दिल्ली में, ठीक है ना, दिल्ली में आपके पास स्कूल है, आपके पास ट्यूशन है, ठीक है ना, आपके पास आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। ठीक है। क्या कहीं ना कहीं से पढ़ सकते हो। ये 3 चीजें हैं, स्कूल, ट्यूशन, पेरेंट्स और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी। पर एक बच्चा मान लो किसी एमपी के गांव में बैठा हुआ है, कहाँ पर है? किसी एमपी के गांव में, तो और उसके पास आर्थिक कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, तो यार देखो वो स्कूल तो जा रहा है पर नाम मात्र, स्कूल में अच्छे टीचर नहीं है, तो ही हैज नो स्कूल। उसके पास ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं है। ठीक है। उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, तो पेरेंट्स की हेल्प नहीं ले सकता। और अगर किसी के पास घर में मोबाइल है भी, तो उसमें टाइम पे रिचार्ज नहीं हो रहा है इंटरनेट का। ठीक है। रिचार्ज हो भी रहा है तो उसके घर में कोई दूसरा जना है जो गाने सुन दे रहा है पूरे, यार 2 GB के गाने सुन रहा है पूरे दिन में, समझ रहे हो? तो उसके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो जब सीबीएसई, क्योंकि वो तो पूरे देश के लिए है ना, सीबीएसई नेशनल एग्जाम है ना, ठीक है, बोर्ड, तो जब उसने पेपर बनाना तो उसने पूरे पूरी दुनिया, मतलब पूरे भारत में हर एक बच्चे को कंसिडर करते हुए बनाना है। तो यार उसने तो सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी है उस बच्चे ने, तो उसको एक्स्ट्रा कैसे पता होगा?
अब क्योंकि उसे एक्स्ट्रा नहीं पता होगा तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो सीबीएसई कोशिश करता है कि वो पूरा पेपर कहाँ से बनाए, एनसीईआरटी से बनाए, और वो 70% पेपर क्या रखे, इजी रखे, ठीक है। क्यों? जिससे कि अगर किसी ने नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ रखी है और वो टूटी फूटी भाषा में भी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देता है, 100% अटेम्प्ट करता है, तो नंबर कटने के बाद भी उसे कहीं ना कहीं 70 से 80 नंबर बन जाए, ठीक है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, उसको पता है कि यार जो बच्चे पढ़ने में तेज है वो पेपर पूरा अटेम्प्ट करेगा, अच्छा लिखेगा, तो उसको 90% नंबर भी उसके आ सकते हैं, ठीक है। तो भेदभाव ऐसी वैसी नहीं करना चाहता। और इतना बात कर रहा हूँ सीबीएसई एग्जाम की, आपके स्कूल एग्जाम की। आपको नीट में ऐसा हो गया है, नीट में पूरा पेपर एनसीईआरटी से पूछ ले रहा है, सिर्फ 2-3 सवाल को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि 2-3 सवाल भी उसने बाहर से पूछ रहा है जिससे कि रैंक निकालने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि सबके 720 में 720 आ जाए, एनसीईआरटी से हर कोई पढ़ लेगा क्योंकि, ठीक है। तो आप पढ़ के आप ना सीबीएसई को समझ के तैयारी करो, ठीक है। आप लोग उन फालतू चीजों पे कई बार बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हाँ नहीं है। समझ आई बात? अरे हाँ यस या सर। ना? ठीक है, बढ़ जाए, चलो ठीक है ना। आगे आते हैं इसमें हम अमीबॉयसिस पे, इस पे आते हैं। अमीबॉयसिस, अमीबॉयसिस कैसा डिसऑर्डर है? अमीबॉयसिस हमारे पास एक प्रोटोजोन डिजीज है। कैसी डिजीज है? प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है ना। ये किस कौन से प्रोटोजोन से होता है, किसी को पता है? अमीबॉयसिस ये होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से, ये वाली बात ध्यान कर लेना, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये भी हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है, और ये भी खराब खाने और खराब फूड की वजह से, फूड और पानी की वजह से हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। साथ ही साथ खराब फूड और खराब खाना में तक ही कैसे पहुंचा? तो वहां पर इसको लेकर आई थी कौन? हमारी हाउस फ्लाई। कौन लेकर आई थी हमारी? बोलो यार। हाउस फ्लाई दिख रही है आपको? मार्क करा है मैंने, ठीक है। हाउस फ्लाई को लेकर आती है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो ह्यूमन फीकल मैटर होता है, ठीक है ना, जैसे कि मान लो किसी को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखा था, उसने खुले में जाके टॉयलेट करा, टॉयलेट करने के बाद खुले में पानी में तो डालने का वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो खुले में था, खुले में मक्खी बैठी, मक्खी ने क्या करा? मक्खी ने इसके अंडे उठा लिए, ठीक है। और इसके अंडे जो थे, पैरासाइट के जो एग्स थे, वो एग्स लेकर उसने हमारे खाने में आके बैठी और खाने पे उसने एग्स छोड़ दिए। तो इस तरह से ये खाने तक पहुंचता है, खाने से फिर हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है और आके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम करता है। इसके जो सिम्टम्स है वो याद कर लो। इसके सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, ठीक है। फीकल मैटर में एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट, ये इसके सिम्टम्स जो है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना है, ठीक है। और अमीबा के पेपर में सवाल अच्छा खासा पूछा जा सकता है। एंटामीबा हिस्टोलिटी का एक पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट बनता है ये वाला कि बॉडी में पहुंचा कैसे, हाउस फ्लाई के थ्रू पहुंचा। और तीसरा कौन कौन सिम्टम्स करे? इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट के अंदर मरोड़े उठना, और दूसरा एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स इन दी स्टूल। पक्का? अरे हाँ या ना? ठीक है, आ जाओ। आगे आते हैं इसमें फंगल डिजीज पे। तो फंगल डिजीज में एक ही फंगल डिजीज हमने पढ़नी है, जो कौन सी है? जो है रिंगवॉर्म। कौन सी है? बोलो। अरे आप लोग मार्क कर रहे हो ना अपने अपने हाथ से, अपनी नोटबुक में? नोटबुक कह रहा हूँ, अपनी नोट्स में। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कहता है कि इसके 3 फॉर्म्स हैं, तीनों मार्क कर लो। देखो, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्मोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। मार्क किया? ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है, तीनों मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये तीनों फॉर्म्स, ठीक है। फिर कहता है आता कैसे है? कहता है क्योंकि फंगस के स्पोर्स हैं, ये हमारे आसपास वाली चीजों में पड़े होते हैं, ठीक है ना। सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, हर जगह भी प्रेजेंट होते हैं। ये गीले टॉवल पे हो सकते हैं, क्लोथ में हो सकते हैं, कंगे में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के सर में, स्काल्प में क्या है, फंगस हो रखी है, वो किसी कंघी से कंघी कर रहा है, उस कंघी को आपको उसने छोड़ दिया, उस कंघी को यूज करके आपने कंघी कर लिया, आपने फॉर्म कर लिया, ठीक है, तो यार आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, ठीक है। कहते हैं कि अगर इसको टेम्परेचर और मॉइस्चर अच्छा खासा मिले, हीट एंड मॉइस्चर मिले, तो फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे करती है? खासतौर पे ये ग्रोइन पार्ट में और टोस के बीच में, ठीक है ना। ग्रोइन पार्ट कौन सा होता है? आपके प्राइवेट पार्ट जो है वहां पर, और नो और उंगलियों के बीच में। कौन सी उंगलियां? खासतौर पे पैर की उंगलियों के बीच में,
यहाँ पर फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है क्योंकि ये पार्ट्स कैसे होते हैं, फोल्डेड पार्ट्स होते हैं। कैसे पार्ट्स होते हैं, फोल्डेड पार्ट, और फोल्डेड पार्ट में नॉर्मली पसीना आता है। ठीक है जी, अरे समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, इसके सिम्टम समझ लो। आपको देखा होगा, आपने कभी किसी को देखा होगा, किसी को फंगल डिजीज हो रखी है या इसको दाद हो रखे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्केली लीजन्स होते हैं। क्या होते हैं, स्केली लीजन्स। ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे स्किन बिल्कुल या तो वहां की ड्राई हो जाती है, ठीक है, और वहां पे बहुत ही ज्यादा खुजली होती है, इंटेंस ईचिंग। ठीक है, तो आपको कैसे सुधार सकते हो, आप इसको सुधार सकते हो कि अगर आप जहां पर भी इन्फेक्शन हुआ है उस वाले पार्ट को क्या रखो, आप ड्राई करके रखो। कैसे रखो, कीप दैट पार्ट ड्राई। ठीक है ना, ड्राई रखो, और हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। हाइजीन के अंदर सेंस यहाँ पे साफ सफाई रखें आप। ठीक है ना, साफ सफाई हिंदी में लिख दिया भाई। ठीक है, चलें आगे आते हैं। इस पे हम हेलमिंथिक डिजीज पे, इस पे आते हैं। हेलमिंथिक, हेलमिंथ मतलब, हेलमिंथ का मतलब क्या होता है, वॉर्म्स। क्या मतलब है यहाँ पर हमारे पास, वॉर्म्स। ठीक है, तो पहली हेलमिंथिक डिजीज आती है हमारे पास कौन सी, एस्कैरिस। दूसरी आती है हमारे पास कौन सी, फिलियरियासिस। ठीक है ना, इसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। सबसे पहले आ जाओगे इस पे, इस पर एस्कैरिस, एस्कैरिस पे। ठीक है, तो कहते हैं एस्कैरिस का पैथोजन कौन है, एस्कैरिस का पैथोजन है हमारे पास एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। कौन है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। ठीक है, और ये भी हमारी बॉडी में, ठीक है ना, जब एंटर करेगा तो पेट के अंदर रहेगा जाके, तो कहाँ रहेगा, ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। कहाँ पे अफेक्ट, इस पार्ट को अफेक्ट करता है ये, इंटेस्टाइन को। ठीक है, इसका ऐसा कॉमन नेम है राउंड वॉर्म। ठीक है ना, ये वाली बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात आती है कि इसका इन्फेक्शन आता है कैसे। तो कहते हैं इन्फेक्शन अकर्स एज एट्स द एग ऑफ द पैरासाइट एक्सक्रीटिंग अलोंग द फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन व्हिच कंटेमिनेट वाटर, सॉइल एंड प्लांट। तो हमारी बॉडी में ये गंदे खाने, गंदे पानी की वजह के साथ ही आएगा। और ये वाली बात आप ध्यान कर लो यार, देखो जो भी चीज हमारी बॉडी में खाने के थ्रू एंटर करेगी ना, गंदे खाने, गंदे पानी के थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, वो रहेगी इंटेस्टाइन में। वो भले से टाइफाइड हो, वो भले से आपके पास एंटामीबाइस टॉलिटिका हो, ठीक है ना, या वो भले से आपके पास राउंड वॉर्म या एस्कैरिस हो, ये आपके पेट को ही सबसे पहले अफेक्ट करेंगे। ठीक है जी, पक्का। तो यहाँ पे बता रखा है कि इसके जो एक्स होते हैं, ये कंटेमिनेटेड फूड, वेजिटेबल, फ्रूट वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। आप जब लोग खाते हो तो स्किन के जो एक्स हैं, ये लार्वा में डेवलप हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, और आपके ब्लड के अंदर ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं। आप क्लास के टाइम पे मैंने बताया भी था कि मैं एक ऐसे आदमी से मिला था जिसकी जिसकी आईज के अंदर एस्कैरिस ने अंडे दे रखे थे। समझ रहे हो मेरी बात को, याद बताया था मैंने आपको, एम्स की स्टोरी सुनाई थी। उसने आगे छींका तो छींकने के बाद उसके नाक से एस्कैरिस निकल के बाहर गिरा था। याद है आप लोगों को, चलो ठीक है। तो क्या था कि सिम्टम्स क्या क्या, तो उसके सिम्टम्स पढ़ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पहला है एब्डोमिनल पेन। देखो पेट में कोई भी चीज होगी तो दर्द तो पेट में होगा। एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया। ठीक है, और इंटरनल ब्लीडिंग जैसे कि नौसिया, हेडेक, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये सब। सही है, यस सर। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं इस पे हम, फिलियरियासिस पे, जिसको हम एलिफेंटियासिस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको हम हाथी पाँव। ठीक है, इसका जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है कौन सा है, वो है वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुशरेरिया मलाई। इसको हम डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी या डब्ल्यू मलाई भी लिखते हैं। सही है, वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुशरेरिया मलाई। ठीक है, नॉर्मली इसको फिलेरियल वॉर्म कह देते हैं। ये क्या करवाता है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक मतलब लंबे टाइम तक इन्फ्लेमेशन कराता रहता है, और कराते रहता है, कंटिन्यूसली कराता रहता है। ठीक है, ठीक है, क्या क्या बात याद रखनी है, हमारी बॉडी में आएगा कैसे। पहली बात तो आएगा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू। किसके थ्रू आएगा, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये कहाँ पे अफेक्ट करेगा, ये अफेक्ट करेगा जेनिटल ऑर्गन और लोअर लिम्स में। कहाँ पर, जेनिटल ऑर्गन और लोअर लिम्स को अफेक्ट करता है, और उनकी डीफॉर्मेशन करवाता है। क्या करवाता है, उनकी डीफॉर्मेशन। डीफॉर्मेशन मतलब उनकी शेप्स को अफेक्ट करता है ये। ठीक है, इस वजह से जो आपके लेग्स हैं या जो आपके स्क्रोटम है, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये सूज के बहुत बड़े हो जाते हैं, इनमें पानी भर जाता है बेसिकली। आपको मैंने क्लास के टाइम पे ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है,
और ये लाइफ टाइम रहता है ये, ठीक है। कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स नॉर्मली अफेक्ट lymph vessels of the lower limbs resulting in swelling. This condition is known as elephantiasis. इस condition को कहते हैं कि हम elephantiasis. पक्का? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, चलो भैया देखो यहाँ पे डिजीज वाला पार्ट क्या हो गया, हमारे पास खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या आप कौन कौन सी प्रिवेंशन दे सकते हो इन बीमारी से बचने के लिए, तो ध्यान कर लेना, अपने मन से लिख देना। मैं आपको देखो शॉर्ट फॉर्म में 3 पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आप मेंटेन करें क्या पर्सनल हाइजीन, पहला पॉइंट बता देना। दूसरा मेंटेन करें आप क्या पब्लिक हाइजीन, क्या मेंटेन करें पब्लिक हाइजीन, ठीक है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास क्या वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आप इसको लेते रहें। ये सवाल 3 नंबर का आता है, तो 3 नंबर में आप ये बता सकते हो। और अगर थोड़ा मन करे बताने का तो एक पॉइंट आप और ही बता देना कि वेक्टर्स, कि अगर आप इनके वेक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे, इनको डिस्ट्रॉय कर दोगे, इनके वेक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो डिजीज आप तक कभी पहुंचेंगी नहीं, ठीक है। पब्लिक हाइजीन में बता देना कि हमें रोज नहाना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, साफ टॉवेल्स और क्लोथ्स का यूज करना चाहिए। पब्लिक हाइजीन में बता दोगे कि हमें घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए, पीरियोडिक क्लीनिंग करवानी चाहिए, ठीक है ना, कूड़ा डिस्पोज करवाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। वैक्सीनेशन में लिख दोगे कि हमें टाइमली जो भी पब्लिक गवर्नमेंट ड्राइव्स होती हैं जिसमें वैक्सीनेशन करी जाती है या इम्यूनाइजेशन करी जाती है किसी भी तरीके से, ठीक है ना, हमें वो करवाते रहना चाहिए, जिस वजह से हमें पोलियो जैसी बीमारी ना हो, ठीक है, या हेपेटाइटिस, या हमें जो भी प्रॉपर जो वैक्सीन है वो लेनी चाहिए, ठीक है। और चौथा बता दोगे क्या कहते हैं जो इन्फेक्शन डिजीज उनसे बचने का एक तरीका है कि आप उनके वेक्टर्स को साफ रखो। एक पॉइंट आप और भी बता सकते हो अपने मन से ही, ठीक है, कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ऐसी चीज खानी चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी सपोर्ट को आपको सपोर्ट मिले, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप चाहो तो अपने मन से बना के और भी लिख सकते हो। चलो आगे आ जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं इसमें हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पे, इस पे आते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पे, जो है हमारे पास कौन सी कैंसर, कौन सी है कैंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, या है? ठीक है, तो कैसे डिफाइन करता है कैंसर को, कहता है कैंसर इज नथिंग बट अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ और proliferation ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। कहता है सेल्स है क्या होते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलो कहता है कि ऐसे सेल्स जो बहुत स्पेशली डिवाइड करते हैं, रिपीटली डिवाइड करते रहते हैं अनकंट्रोल तरीके से, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ की जिनको जरूरत नहीं होती, ऐसे नए कैंसर सेल्स को हम कहते हैं क्या न्यूप्लास्टिक सेल्स, कहते हैं इनको हम न्यूप्लास्टिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। कहता है नॉर्मल सेल्स के पास एक एबिलिटी होती है, जिस एबिलिटी के थ्रू उनको पता लग जाता है कि वो डिवाइड करते करते किसी और चीज के कांटेक्ट में आए, और किसी दूसरे सेल से दूसरी चीज के कांटेक्ट में आने के बाद वो अपने ग्रोथ को रोक देते हैं, और उस चीज को हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। पर कहते हैं जो कैंसर सेल्स होते हैं वो इस कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो मतलब वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं, और डिवाइड करते करते उनकी रिपीटेड डिवीजन क्या करती है, एक लार्ज मास ऑफ सेल बना लेती है, जिसको कहता हूँ क्या मैं ट्यूमर, क्या कहता हूँ उसको, मैं कहता हूँ ट्यूमर, ठीक है। अब कहता है जो ट्यूमर है वो हमारे पास 2 टाइप के, एक है बिनाइन ट्यूमर और एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। देखो यार सेल का मास तो कहीं पर भी हो सकता है, आपने देखे होंगे कुछ लोगों को मस्से हो रखे होते हैं जिनको हम मोल कहते हैं, वो भी सेल का मास ही है, ठीक है, पर वो कैंसरस नहीं है। तो एक एग्जाम्पल एक बिनाइन ट्यूमर का, ठीक है, तो नॉन कैंसरस है। पर जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे सेल में फैलते भी हैं, क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं वो, ठीक है। कहते हैं कैंसर सेल्स मूव फ्रॉम ट्यूमर टू द न्यू साइट थ्रू ब्लड एंड फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर। दिस इन्वेजन ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट थ्रू द बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। मार्क कर लो एग्जाम के लिए, टेक्निकली उस पर कंफर्म क्वेश्चन है पेपर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, उसको भी बता रहा हूं, ठीक है। मेटास्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और यही मेन डिफरेंस है किसके बीच में, कैंसरस और नॉन कैंसरस ट्यूमर के बीच में। देखो क्या आता है कि जो बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है, वो मेटास्टेसिस शो नहीं करते हैं, पर जबकि ये वाले क्या करते हैं, मेटास्टेसिस शो करते हैं। कहते हैं बिनाइन ट्यूमर की ग्रोथ एक टाइम के आने के बाद रुक जाती है, उनका साइज बढ़ना बंद हो जाता है, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये बढ़ते रहते हैं, इनडेफिनेटली ग्रो करते हैं ये, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली फैटल नहीं होते, इनसे डेथ नहीं होती, पर इनसे डेथ होती है, दे आर हाईली फैटल। भाई इतनी बात समझ में आ रही है, आया ना निहारिका, बेटा क्लियर है वाली बात? यस सर। ठीक है, बढ़ जाए। ओके, आगे आते हैं हम किस पे, कॉजेज ऑफ कैंसर पे। किस पे आते हैं, कॉजेज ऑफ कैंसर पे, ठीक है। इनमें से एक है हमारे पास कौन सा, कार्सिनोजन, ठीक है, जिनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, जो बेसिकली कैंसर कॉज करते हैं। ये 3 कैटेगरी में आ सकते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल। सबसे पहले आपको मैंने क्लास में फिजिकल पढ़ाया था, इसमें मैंने बताया था आपको कि एक्सरेज और गामा रेज होती हैं, ये आयनाइजिंग रेडिएशन है, बॉडी के अंदर तक घुस जाती हैं और ये डीप टिश्यूज में कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है, जैसे कि बोन कैंसर टाइप। समझ रहे हो, अरे हाँ या ना, ठीक है। दूसरा था हमारे पास कौन सा, केमिकल म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस मतलब ये म्यूटेशन कॉज करते हैं, ठीक है, जैसे कि सिगरेट स्मोक, ठीक है ना, बेंजोपायरीन, ठीक है ना, डाइज, पेंट्स वगैरह ये सब, ठीक है, निकोटीन, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब केमिकल म्यूटेजेंस है। क्या है सारे के सारे, ये केमिकल म्यूटेजेंस, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे पास कौन से, बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस, जैसे कि हमारे पास ऑन्कोजेनिक वायरसेस या कुछ पैरासाइट्स जो कैंसर वगैरह कॉज करते हैं, ठीक है। भाई हो जाएगा इतना, यहाँ पर म्यूटेजन के बारे में बात नहीं कर रखी है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ लेना, किसको, म्यूटेजेंस को, किसको पढ़ लेना, म्यूटेजन से कर लोगे ना इतना, तो मतलब एनसीईआरटी से क्यों पढ़ोगे, मैंने अच्छे नोट्स बनवा रखे हैं इसके, म्यूटेजेंस पढ़ लेना इसके, ठीक है जी। चलो आ जाओ, ठीक है। क्या जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैं उनको कहता हूँ क्या मैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ठीक है ना। और इन ऑन्कोजेनिक वायरसेस के पास क्या होती है, वायरल ऑन्कोजीन्स होती है। क्या होती है इनके पास, वायरल ऑन्कोजीन्स होती है, ठीक है। कहता है ये जो जीन्स है क्या है, ये जो, बोलो भाई क्या है, ये जो जीन्स हैं, ठीक है ना, ये पहले से ऑन्कोजीन्स नहीं होती है, पहले किस फॉर्म में रहती है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स की फॉर्म में। किसके फॉर्म में रहती है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स की फॉर्म में ये रहती है, मतलब ये अपने आप को अभी एक्सप्रेस नहीं कर रही है, ये भी इनएक्टिव स्टेट में। कैसे, ये इनएक्टिव स्टेट में, पर कुछ कंडीशंस के दौरान, मतलब जब इनको कुछ म्यूटेशंस वगैरह जब इनके अंदर होती हैं, ठीक है, तो आफ्टर म्यूटेशन दे गेट कन्वर्टेड इनटू द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन लेती हैं, ठीक है। और ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं ये बन जाती हैं ऑन्कोजीन्स, और ऑन्कोजीन्स जिस जगह पे इनकी म्यूटेशन होती है ये उस जगह पर कर देती है कैंसर। क्या कर देती है, कैंसर कॉज करती है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, हाँ या ना, ठीक है। चलो आ गया तो, ठीक है। डिटेक्शन और डायग्नोसिस, तो पहला तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो आप बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या सेल नंबर तो नहीं बढ़ गया है, क्योंकि सेल नंबर बढ़ गया तो ये एक्सट्रीम केस है किसका, ल्यूकीमिया का। किसका, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर, ठीक है। और क्या है, और है बायोप्सी। बायो का मतलब होता है लाइफ, साई मतलब है देखना। तो ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है जिसमें हम मसल, एक बॉडी में से एक सेल का टुकड़ा, सॉरी सेल का टुकड़ा कह रहा हूँ, टिश्यू का टुकड़ा निकालते हैं, टिश्यू रिमूव करते हैं, और उस रिमूव टिश्यू के अंदर देखते हैं कि क्या उसके अंदर जो सेल है वो एबनॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं। अगर वो एबनॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं तो बोल देते हैं कि वहां पर क्या है, वहां पर ट्यूमर है, वहां पे कैंसर है, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास कौन सा, रेडियोग्राफी। कौन सा आता है, रेडियोग्राफी टेक्निक। जैसे हम एक्सरे कर सकते हैं, एक्सरे के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी बॉडी के अंदर, ठीक है, कोई ट्यूमर फॉर्म तो नहीं हो गया। या एक्सरे से अच्छा होता है कि हमारे पास सीटी स्कैन। क्या होता है, सीटी स्कैन जो बेसिकली 3D इमेजेस को जनरेट करता है इंटरनल टिश्यूज की। ये बेटर माना जाता है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एक्सरे कंपैरिजन में। और इन दोनों कंपैरिजन में सबसे अच्छा कौन है, इन दोनों कंपैरिजन में सबसे अच्छा है हमारे पास कौन, एमआरआई। कौन है, एमआरआई, क्योंकि इसमें जो रेडिएशंस यूज होती हैं वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के थ्रू क्रिएट करी जाती हैं और ये हार्मफुल नहीं होती हैं। और इससे भी हम बहुत अच्छा पता लगा सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंज जो है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर हो रहा है। पक्का जी,
अरे आसान है मुश्किल है? आसान, ठीक है, ओके, ठीक है। एक और यहाँ पे टेक्निक दे रखी है जो है जो है कौन सी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वाली टेक्निक, ठीक है, जिसको आप चाहो तो देख सकते हो या छोड़ भी सकते हो कि कोर्स में नहीं है, पर समझ लो फिर भी। कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड फॉर कैंसर डिटेक्शन। ये वो आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज देगा, वो एंटीबॉडीज एंटीजन से रिएक्ट करेंगी, और वो एंटीजेंस क्या होते हैं, वो एंटीजेंस कैंसर के सेल्स में पाए जाते हैं। तो अगर वो एंटीजेंस प्रेजेंट है तो मतलब एंटीबॉडी रिएक्ट कर रही है, एंटीबॉडी रिएक्ट कर रही है, एंटीजन प्रेजेंट है, और एंटीजन प्रेजेंट है मतलब कैंसर है, ठीक है। तो कहते हैं दिस एंटीबॉडी बाइंड्स टू द एजेंट व्हिच आर रिलीज्ड बाय द कैंसरस सेल्स इन द बॉडी। तो हम इनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पक्का। और टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को छोड़ दो, इतना नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं किस पे, हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पे, किस पे आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारे पास क्या, कीमोथेरेपी। क्या होता है, कीमोथेरेपी, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कहता है सर्जरी, कहता है कि अगर ट्यूमर छोटा है, लोकलाइज्ड है, एक जगह पे रुका हुआ और फर्दर नहीं फैल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसमें हम सर्जरी करके उसको रिमूव कर देते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, हम दवाइयों का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, और इन ड्रग्स को हम यूज करते हैं कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए, ठीक है। बट कैंसरस सेल्स को किल करने के अलावा ये बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी किल करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेयर लॉस, एनीमिया, ठीक है, पक्का। फिर है हमारे पास क्या, रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। इसमें हम ट्यूमर सेल्स को इरेडिएट करते हैं, ठीक है ना, किनसे, रेडिएशन से, जो बेसिकली लीथल होती है, ठीक है। तो क्या होता है इससे, मतलब नॉर्मली हम कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, इससे क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको बचा के हम कैंसर सेल्स को जलाने की कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं हम रेडियोथेरेपी। कहते हैं नॉर्मली हम इन तीनों चीजों का ही यूज करते हैं, तीनों कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, क्या करने में, बेसिकली ट्रीटमेंट में, ठीक है। एक और चीज आजकल चल रही है जो हमारे पास, कौन सी, इम्यूनोथेरेपी। कौन सी है, इम्यूनोथेरेपी, ये पूछा जा सकता है पेपर में अलग से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बात आई है किसकी, अल्फा इंटरफेरॉन्स, किसकी बात आई है, अल्फा इंटरफेरॉन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये, यहाँ पे कह रहा है कि हम बॉडी को बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स देते हैं, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही एक्टिवेट करते हैं, और उनको बोलते हैं कि भाई जाके तुम क्या करो, तुम ट्यूमर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करो, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, ये है हमारे पास के बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स। क्या है हमारी बॉडी में, ये बोलो यार, बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स, पक्का जी, अरे हाँ या ना, ठीक है। चलो आगे आते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को अभी हम पढ़ते हैं। इम्यूनिटी से पहले हम डिजीज सारी खत्म करें, तो डिजीज पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। हमारे पास कौन सी, एड्स वाली, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी डिजीज वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। कहता है सबसे पहले जो एड्स रिपोर्ट हुआ था वो 1981 में यूएसए में रिपोर्ट हुआ था, ठीक है, वहीं हो सकता है, वैसे भी है, ठीक है। तो कहता है कि ह्यूमन इम्यून, सॉरी मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है। कहता है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एड्स के लिए। कहते हैं ये क्या है, ये एक तरह का रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस मतलब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब इसकी एबिलिटी है कि ये आरएनए से, किससे, आरएनए से उल्टा डीएनए बना देता है। अगर आप उसको यहाँ पे रखोगे तो ऐसे वायरस कहता हूँ कि मैं रेट्रो वायरसेस। इन रेट्रो वायरसेस को आपको पढ़ाया था मैंने अभी आपको, कि हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डिलीवर करने के लिए भी यूज करते हैं। पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, आरएनए इंटरफेरेंस में, याद है, आरएनए इंटरफेरेंस में जो हमारे पास नेमाटोडा स्पेसिफिक जीन थी, क्या थी, जो नेमाटोडा, अरे बोला करो, नेमाटोडा स्पेसिफिक जीन थी। उस नेमाटोडा स्पेसिफिक जीन को का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मैं पुट कर देता था किसमें, एक रेट्रो वायरस में। किसमें यूज करता था मैं, रेट्रो वायरस में। और इस रेट्रो वायरस को बोलता था कि तू जा और जाकर
ये जो प्लांट के सेल्स है, क्या है, ये जो प्लांट के सेल्स है इनको इन्फेक्ट कर, ठीक है। तो क्या करता था ये, इसके अंदर तो क्या लगा, इसके अंदर तो लगा हुआ है डीएनए, क्या लगा हुआ इसके अंदर, डीएनए, सॉरी इसके अंदर हमने लगाया है क्या, रुक जाओ, यहाँ पे एक्चुअली इसको डीएनए नहीं देता हूँ, मैं थोड़ी गलती हुई बताने में, मैं इसको देता हूँ कि यहाँ पर आरएनए, क्या देता हूँ मैं इसको, आरएनए बोलता हूँ, इसका मैं आरएनए बनाता हूँ और आरएनए में रेट्रोवायरस को एज अ जेनेटिक मटेरियल दे देता हूँ। फिर मैं रेट्रोवायरस को बोलता हूँ जाके इन्फेक्ट कर दो आराम से जाके। तो जब भी इसको इन्फेक्ट कर रहा होता है तो इन्फेक्ट करने के टाइम पर ये अपने आरएनए को कन्वर्ट करता है किसमें, डीएनए में, और वो डीएनए ये इंट्रोड्यूस करता है इन सेल्स के अंदर, समझ रहे हो। तो इस तरह से सभी सेल्स को वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन्स मिल जाती है। याद है मैंने पढ़ाया था कुछ ऐसा आप लोगों को, ऐसा, अरे हाँ या ना, नहीं है याद, अरे कल क्या तो, सर? क्या सर, सर वाओ, क्या? मैं कह रहा हूँ ऐसी कुछ चीजें याद है आप लोगों को। आपको मैंने बताया था कि इसमें हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन का भी यूज करते हैं इसी काम को करवाने के लिए, ठीक है ना। पर वो यहाँ पर वो रेट्रो मतलब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, पर इसी चीज में आर इंटरसेल्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन का यूज करते हैं। याद आया कुछ? यस सर, अब आ गया। आ गया याद? नहीं भी आया होगा तो भी कोई बात नहीं है ना। बढ़ जाए, आ गया। कहता है कि एचआईवी कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके पास एक एंजाइम होता है एचआईवी के पास, का नाम है क्या हमारे पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अच्छा, कहता है कि एचआईवी इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है ना। इन्फेक्टेड ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज कर देगा तो उससे नॉन ट्रांसमिट होगा ये, या नीडल्स अगर इन्फेक्टेड है तो उससे भी हो सकता है, या ये एक इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में भी जा सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। तो किसी भी तरीके से ये हो सकता है, पक्का? अरे हाँ या ना, चलो आ गया। कहता है बॉडी के अंदर एंटर कैसे करता है, कहता है ये जो रेट्रोवायरस है, क्या है, ये जो रेट्रोवायरस है वायरल एचआईवी है, ठीक है ना, ये आता है और आके नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट करता है। अब बात आती है सर ये सेल है कौन सा, तो यार ये है हमारी बॉडी के कौन से मैक्रोफेजेस, कौन से सेल्स हैं ये, मैक्रोफेज है। कौन सा है ये, बोलो, मैक्रोफेज है। ये एक टी सेल है, कैसा सेल है ये, तरह का ये टी सेल है। ये आके उसके ऊपर बैठता है और बैठने के बाद ये अपना वायरल डीएनए, क्या अपना अपना वायरल आरएनए, पहले डीएनए नहीं पहले आरएनए डालेगा। फिर इस आरएनए को जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और आरएनए को कन्वर्ट करेगा किसमें, डीएनए में। किसमें कन्वर्ट करेगा, बोलो यार, डीएनए में। अब ये डीएनए जाकर क्या करेगा, जो सेल का, इसके सेल का जो न्यूक्लियस का जो डीएनए है, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर ये एंटर करेगा और एंटर करके यहाँ पर आके ऐसे करके लग जाएगा, ठीक है। लगने के बाद ये उसी न्यूक्लियस के अंदर बैठे बैठे कोड करेगा, मतलब फिर से ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो बनाएगा ये एक नया वायरस, वायरल आरएनए। फिर ये वायरल आरएनए के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का कोट आ जाएगा और ये एक प्रॉपर एक नया एचआईवी वायरस बन जाएगा, पक्का? हाँ या ना, ठीक है। तो ये हो गई क्या इसकी साइकिल, क्या हो गई इसकी ये साइकिल, जिसमें ये इन्फेक्ट करता है एक सेल को, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद ये कुछ नए सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है, पक्का? ठीक है, तो भाई इसको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको मार्क कर लो आप, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहते हैं कि किन लोगों को नॉर्मली हो सकता है, कहते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, ठीक है ना, या जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, ठीक है, या जो रेगुलरली रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, ठीक है ना, या वो बच्चे जिनकी मदर को एचआईवी है, ठीक है ना, तो उन लोगों को ये नॉर्मली हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात बता रखी है कि ये सबसे पहले माइक्रोफेजेस के अंदर एंटर करता है, देखो यहाँ पे बात आ भी गई, इंपॉर्टेंट है वाली बात, ठीक है। ये एक नंबर सवाल पूछा सकता है कि सबसे पहले कौन सेल्स को अफेक्ट करता है, तो अफेक्ट करता है मैक्रोफेजेस को। अगर नीट वगैरह मुझे आता है तो पूछाता है कौन से सेल्स को करता है, तो बता देना CD4 सेल्स को करता है। कौन सेल्स को करता है,
CD4 सेल्स को, ठीक है ना, CD4 रिसेप्टर्स या CD4 रिसेप्टर सेल्स को अफेक्ट करता है सबसे पहले ही, ठीक है। एंजाइम इसके बाद कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसके हेल्प से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। आगे आते हैं, कहता है पूरी चीज समझा रखी है कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, कैसे टी हेल्पर सेल्स के अंदर ये घुसता है, ठीक है ना, जहाँ पर ये कंटिन्यूसली रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो जब मैम बताया मैं था ना मैक्रोफेज है, तो एक तरह का टी हेल्पर सेल्स है, कौन से सेल्स है ये, टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, टाइप है उसकी। These viruses particles enter into T helper cells in the blood where they continue to replicate and produce viral progenies. Due to this, जो T helper cells हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और अगर T helper cells डिस्ट्रॉय हो गए तो T helper cells B cells को हेल्प नहीं कर पाएंगे एंटीबॉडीज बनाने में, और इनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है ना। एज द नंबर ऑफ टी सेल्स डिक्रीजेस, ऐसे ऐसे इंसान की इम्यूनिटी कम होती चली जाती है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से देखो कोई भी इंसान ना एड्स से नहीं मरता, मैं बताऊं आपको, ठीक है ना, क्योंकि एड्स कोई डेडली डिजीज नहीं है, वो एक सिंड्रोम है। क्या है वो, एक सिंड्रोम है, ठीक है। एड्स से क्यों मरेगा, क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो गई है बॉडी से, क्या हो गई है, इम्यूनिटी खत्म हो गई है। तो हवा में जो भी बैक्टीरिया है, जैसे कि मान लो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है ना, जो टीबी करता है, तो टीबी का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करेगा, और टीबी का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तब क्या हो जाएगा, उस वजह से ये इन्फेक्शन हो जाएगा, और ये इन्फेक्शन से ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, फिर समझ पा रहे हो, तो उसे डेथ हो जाएगी। तो ऐसे होता है ये, पक्का है या ना। कहता है मैक्रोफेजेस जो हैं वो एज अ वायरस HIV फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, और बहुत हाई नंबर में ये HIV के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। डिटेक्शन का तरीका आपको पता ही है, एलाइसा प्रिंसिपल पढ़ा चुका हूँ, क्या पढ़ाया था प्रिंसिपल, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, याद है, फुल फॉर्म याद रखना है इसकी, ठीक है। कहते हैं ट्रीटमेंट तो है अभी कुछ, पर वो पार्शियली इफेक्टिव है, जिनमें हम बेसिकली एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है। ये कहता है ये पेशेंट्स को थोड़ी जिंदगी तो बढ़ा के दे सकता है, पर ये डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकता, मतलब वो तो इनएविटेबल है, वो तो होनी ही होनी है, पक्का, अरे हाँ या ना, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, तो कहता है कि एक नई बॉडी बनी है, इसको हम कहते हैं नैको, ठीक है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये लोगों को अवेयर करती है एड्स के अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है, और एड्स के अगेंस्ट नहीं, एड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और जो WHO है, क्या है जो WHO है, वो HIV इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी बहुत सारे तरीके बताता है, तो आप एक बार पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको वैसे भी सारी बातें पता ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसमें मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। आओ, अच्छा इनमें से ना क्वेश्चन यार मार्क कर लो, मुझे अभी भी क्वेश्चन दिख गया वाला है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाई इज, ठीक है ना, गॉम्बिसिया इंट्रोड्यूस इनटू द ड्रेन्स एंड पॉन्ड्स, मिल रहा है, यस सर। ठीक है, फिश है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको हम इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं, ये बेसिकली ना एक तरीका है क्या करने का, उसको रोकने का, क्या प्रिवेंट करने का, पोल्यूशन, ठीक है। तो कहते हैं कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, कहते हैं अगर हम इसको पानी में इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, सुन लो मेरी बात को, ये ऐसी मछली है जो बेसिकली मॉस्किटो के लार्वास को, किसको, मॉस्किटो के लार्वास को ईट करती है। तो ये मछली क्या करती है, मछली को ये मछली साफ कर देती है बिल्कुल पॉन्ड्स को, ठीक है। तो अगर आपके घर में कूलर वगैरह लगे हुए हैं तो आप इस मछली को ले आओ और अपने कूलर में पाल लो, थोड़े दिन खाना वाना दे दो उसको, ठीक है। ये आपके कूलर में जितने भी मॉस्किटो प्रेजेंट है सबको खत्म कर देगी, ठीक है। ये वाली बात मुझे नजर आई तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो क्या रह गया, एक टॉपिक तो पूरा बचा हुआ है आपके पास, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ये बहुत छोटा सा है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। पर इसके अलावा क्या बच गया हमारे पास, ये वाला पार्ट बच गया, कौन सा, इम्यूनिटी वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट बच गया है, इम्यूनिटीज। तो इम्यूनिटी और ड्रग्स वाला पार्ट हम करेंगे कल, ठीक है। आप इसको इतना कर लो, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपके पास नोट्स में पक्की बातें मिले होंगे आपके असाइनमेंट में, आप इसको खत्म कर लेंगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क वाले क्वेश्चन सारे बिना देखे, पूरा जब आपने रीड कर लोगे, एक बार रीड करने के बाद पूरा इन सबको बिना देखे क्वेश्चंस को राइट करो, जितना ज्यादा राइट करोगे इतना ज्यादा लिखोगे भैया, डू राइट जितना लिखोगे उतना गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लोगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लोगे उतनी आपको फॉर्मेशन समझ आएंगे। फॉर्मेशन मतलब कि टीचर्स पेपर में सवाल कैसे फॉर्म करके पूछ सकता है। आप मेरी बात को मानते रहो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके 95 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे बायो में, ठीक है ना। टारगेट हमारा 100 में से मतलब कि 35 नंबर का पेपर है, 35 से 35 टारगेट है, ठीक है। अब की बारी टारगेट अचीव होना चाहिए। रणदीप ठीक है, चैतन्य ठीक है, भाभी का हो जाएगा।
Yes, sir. ठीक है, चलो। अरे भाई जिनका नाम नहीं लिया मैंने वो भी ध्यान रखना, ठीक है। डिम्पल, शिवांगी, निहारिका, आप सभी से उम्मीद है आप सभी लोग करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको हम बचेंगे टॉपिक को करेंगे कब हम, कल, ठीक है। और कल के बाद देखो हमारा कोर्स बहुत हल्का हो जाएगा, क्योंकि हमने बड़े बड़े 4 चैप्टर हमने कर लिए होंगे। सही है जी, ठीक है। इसको आप प्लीज ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ाया है पर कम भी नहीं पढ़ाया, काफी पढ़ा दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से तो काफी कुछ हो गया है। नोट्स में सब चीजें बहुत ही कंसाइज वे में दे रखी थी, तो इसलिए मजा आया पढ़ने में, ठीक है। इनको पढ़ लेना ठीक से। चाहो तो आप इम्यूनिटी वाला पार्ट भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बैरियर्स हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, पर मैं कल पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। और ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ये भी आप चाहो तो थोड़ा रीड कर लेना अगर टाइम मिले तो आपको, ठीक है। चलो, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को?